फिर कहोगे कैडमियम नाइट्रेट भी नहीं है लेबोरेटरी में, तो निराश मत हो, सिल्वर नाइट्रेट खोज लो, सिल्वर नाइट्रेट खोल लो। तो सिल्वर नाइट्रेट से भीगा पेपर इस H2S गैस के माउथ पे ले जाओ, पेपर फिर ब्लैक हो जाएगा। किसका? सिल्वर सल्फाइड का। तुमको ब्लैक कलर पेपर पे दिखाई देगा। मान लो सिल्वर नाइट्रेट भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन गैस कहीं से ले लो, जुगाड़ो। बता क्लोरीन का नेचर क्या है? क्लोरीन का नेचर क्या है? जो से बोलो। क्यों ऑक्सीडाइजिंग है? तो क्यों ऑक्सीडाइजिंग है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए या उसका ऑक्सीडेशन में रेंज के टॉप पर होना चाहिए। तो बताइए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन सेम आते हैं। तो जो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो निश्चित इसका नेचर क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। जबकि इसका नेचर मतलब अब यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है। होगा क्या? ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अभी क्या है? तो ये -2 से बढ़ के 0 में जाएगा और फ्री सल्फर, कोलाइडल सल्फर तुमको दिखाई देगा। कैसा? येलो व्हाइट टर्बिडिटी, येलो व्हाइट टर्बिडिटी तुमको दिखाई देगा, साथ में मिल जाएगा HCl। मतलब ये तो HCl गैस तो पानी में घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा तुमको, लेकिन सल्फर, फ्री सल्फर तुमको येलो व्हाइट टर्बिडिटी के रूप में, कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में दिखाई देगा। मान लो तुमको क्लोरीन भी नहीं मिल रहा लैब में, तो तुम एसिडिफाइड KMnO4 डाल दो। इसका कलर क्या होता है? पिंक, पिंक। हाँ बता, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? मतलब इनके बीच रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, पता है, एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, बस सामने आए नहीं कि भिड़न शुरू हो गई आपस में, क्योंकि अपोजिट नेचर के है ना। चलो, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस सामने वाले को और अपने खुद, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तो इसका अपना ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा घटेगा? अच्छा अभी कहाँ पे है? +7 में। ये +7 से घट के कहाँ जाएगा? हाँ +2 में जाएगा। मीडियम एसिडिक है, 5 का चेंज आएगा और बन जाएगा MnSO4 और ये हो जाएगा कलरलेस। याद करो SO2 गैस भी KMnO4 के कलर को डिकलराइज किया था, H2S भी KMnO4 के कलर को डिकलराइज कर रहा है। पता दोनों में सिमिलरिटी है, और जहां सिमिलरिटी है वहां एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा और तुमको किसी अननोन गैस दिखा के घुमाएगा, फंसाएगा, तुम कैसे रास्ता निकालोगे? कैसे डिस्टिंग्विश करोगे H2S को SO2 के साथ? वो गैस कौन सी है? जबकि दोनों एसिडिफाइड KMnO4 के पिंक कलर को डिकलराइज करते हैं, लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? फिर कहोगे इसमें स्मेल रोटन है की, इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल है, स्मेलिंग क्या है, लेकिन उसको सोने की क्षमता ही कमजोर है, तो दूसरा ऑप्शन खोजोगे। हाँ और भी प्रोडक्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा? K2SO4 ये भी बनेगा। हाँ और क्या बनेगा? हाँ सही बोला, इसमें साथ में कोलाइडल सल्फर भी आएगा। फ्री सल्फर की येलो व्हाइट टर्बिडिटी भी दिखाई देगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। कॉपी खोल के देख लो, कॉपी खोल के देखो, उसमें SO2 जब KMnO4 से रिएक्ट किया था तो सल्फर फ्री नहीं मिला था, जबकि इसमें सल्फर तुमको फ्री फॉर्म में मिल रहा है।
सल्फर की पहचान येलो व्हाइट टर्बिडिटी तुमको H2S के केस में दिखाई देगी लेकिन SO2 में दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो सामने कारण ये है कि KMnO4 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका ऑक्सीजन -2 से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो मतलब -2 -1 0 +1 +2 मतलब रास्ते में 0 आएगा ना, और जब 0 आएगा तो सल्फर दिखाई देगा। लेकिन जब ये KMnO4 SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका +4 से बढ़ेगा, अब +4 से जब बढ़ेगा तो रास्ते में 0 तो आएगा ही नहीं, सल्फर बनेगा ही नहीं। समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अननोन गैस A डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 along with yellow white turbidity द गैस A। उसमें SO2 भी लिखा है, H2S भी लिखा है, बोथ भी लिखा है। हाँ, टर्बिडिटी दिखा रहा है तो H2S, और टर्बिडिटी नहीं दिखा रहा है SO2। आया समझ में? लिखते जाओ सर, सारे रिएक्शन लिखते जाओ। मान लो इसी में हम नाइट्रिक एसिड डाल दें तो क्या होगा? देखो हर रिएक्शन तुमको खुद ही बता रहा है क्या होने वाला है। तुम्हारा यदि क्लास में ध्यान है, तुमने शुरू से लेक्चर ध्यान से सुना है, तो तुम रीजन देख के बताओगे अब क्या होने वाला अंदर। H2S में नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? पता इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही होगा। चलो ठीक है, होगा तो तुमको दिखेगा क्या, ऑब्जर्व क्या होगा? पता इसका नेचर क्या है? इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज होगा, अपने खुद रिड्यूस होगा। जब सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन में बताओ। अच्छा अभी है कितने पर? तो -2 से बढ़ेगा, रास्ते में 0 आएगा तो मतलब सल्फर दिखाई देगा, कोलाइडल येलो व्हाइट टर्बिडिटी। और साथ में और क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ा ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ा ज्यादा है, तो सल्फर को केवल 0 में नहीं रुकेगा, धक्का मार के और आगे लेके चलेगा। अच्छा जब ये 0 से और आगे बढ़ेगा तो अब कहाँ जाएगा? +2 का स्टेबल होता नहीं सल्फर में, +4 या +6 मिलता है, तो +4 का कंपाउंड SO2 भी बन जाएगा। मतलब सल्फर की टर्बिडिटी तो आएगी, SO2 गैस भी निकलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि H2S रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव, ऑप्शन तुमको दिया रहेगा, ठीक है? तो जिसमें सल्फर SO2 दिखे टिक मार दो। सल्फर की येलो व्हाइट टर्बिडिटी और साथ में SO2 की बर्निंग स्मेल। हाँ इसी H2S में आयोडीन डाल दे तो बताइए है क्या? हैलोजन। आयोडीन क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरे परिवार की ज्यादा है। हाँ वो पूरे परिवार में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, भले कमजोर है लेकिन है तो उसी खानदान का, उसी परिवार का। तो जब पूरा हैलोजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताइए ये भी ऑक्सीजन का काम करेगा, और ये क्या रिएक्शन होगा। अच्छा जब होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन पता इसके ऑक्सीजन पर कम है कि ज्यादा है? कम है, फ्लोरीन ज्यादा है ना, ये तो कमजोर है ना, तो कम ऑक्सीडाइज करेगा। और जब कम ऑक्सीडाइज करेगा तो -2 से बढ़ के 0 सल्फर, फिर सल्फर की येलो व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। मतलब रट रहे हो क्या?
हर रिएक्शन की समझ है। रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, पीआई प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज होगा। अभी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी सब आएगा, देखना अभी तुम। उधर से आयनिक इक्विलिब्रियम भी आएगा, देखना। सरफेस केमिस्ट्री भी आएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, पेप्टाइजेशन, हम सुना पेप्टाइजेशन, फ्लॉकुलेशन सब आएगा, देखना तुम। ये पूरी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पार्ट है। अच्छा देखो, हम लोग जितना भी टेस्ट किए हैं सब सल्फाइड का एस्ट्रेस के रूप में टेस्ट कर रहे हैं। देखो मतलब डायरेक्ट सल्फाइड को नहीं टेस्ट कर रहा है, सल्फाइड से पहले एस्ट्रेस निकाले फिर एस्ट्रेस को चेक कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब ये सारा टेस्ट सल्फाइड का डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? लेकिन हम डायरेक्ट टेस्ट करना चाहते हैं। इस सल्फाइड को बिना स्ट्रेस निकले सीधे सीधे हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट क्या है? और बड़ा फेमस टेस्ट है, ये भी आता है कि सल्फाइड का डायरेक्ट टेस्ट क्या है। 4 टेस्ट लिखा रहेगा, टिक मारो। और ये टेस्ट तुम लोगों को हमने बताया था जब एलिमेंटल फिजिक्स क्लास चल रही थी, तो उसका नाम हमने वहां लिया था और कहा था डिटेल आगे आएगा। मतलब तुम लोगों ने हाइड्रोजन का टेस्ट किया था, नाइट्रोजन का टेस्ट किया था, सल्फर का भी जो था, क्या था वो? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। हेडिंग दो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रो सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट। क्वेश्चन आता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है किसका? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आंसर होगा सल्फाइड। लेकिन जब ऑप्शन आया था तो उसमें ऐसे सॉल्ट करके दिया था, सॉल्ट। उसमें सॉल्ट क्या दिया था? बेरियम सल्फाइड, पहला ऑप्शन। दूसरा था कैल्शियम सल्फाइड, तीसरा था सिल्वर का सल्फाइड, और चौथा था सोडियम का सल्फाइड। है जो सभी सल्फाइड, लेकिन जो सल्फाइड सॉल्युबल होगा, जिसका रेडिकल फ्री होगा, वही टेस्ट देगा। अब बताओ इसमें सॉल्युबल कौन है? हाँ, आंसर होगा ये। मतलब केवल सॉल्युबल सल्फाइड ही टेस्ट देगा, जो सॉल्युबल ही नहीं है, जो रेडिकल फ्री ही नहीं है, वो टेस्ट नोट करो। ओनली सॉल्युबल सल्फाइड सॉल्ट गिव नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ओनली सॉल्युबल सल्फाइड salt give sodium nitroprusside test. Only soluble sulfide salt give sodium nitroprusside test. इसका मतलब यही नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देगा, ये सब नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं ये भी दे। हमारी इच्छा है ये लोग भी सल्फाइड का टेस्ट दे। क्या करें? हाथ उठाओ, क्या करें? ये भी बता चुके हैं, ये भी वहां बताए थे। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। सोडा एक्सट्रैक्ट बना दो। सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते ही इसीलिए है ताकि वो सोडियम के रूप में आ जाए और पानी में घुल जाए और वो टेस्ट दे दे। तो जो सल्फाइड सॉल्युबल नहीं है, जैसे बेरियम सल्फाइड, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल, हम क्या करेंगे? इसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला के इसको गर्म कर देंगे। तो होगा क्या? डबल डिकम्पोजिशन होगा, आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम का सल्फाइड प्लस बेरियम का कार्बोनेट, ये बन जाएगा। और जहां हमको ये सल्फाइड मिल गया, अब ये पानी में क्या है? सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल फिल्ट्रेट के अंदर होगा, इस फिल्ट्रेट को छान लेंगे और उस फिल्ट्रेट से हम सल्फाइड का टेस्ट कर लेंगे, तो इसमें सॉल्युबल फॉर्म है फिल्ट्रेट के अंदर। हाँ, अब हम ले लेंगे सोडियम सल्फाइड। ये बात समझ में आई? सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट, ये जब एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है तो एग्जाम में पूछता है कि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं क्यों है?
किसी भी सॉल्ट का सोडा एस्टेट हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है, वो सोडियम के फॉर्म में आ जाए, ताकि वो सॉल्युबल हो जाए। और जब तक वो सॉल्युबल होगा नहीं, रेडिकल फ्री होगा नहीं, हमको टेस्ट मिलेगा नहीं। इसलिए हम सोडा एस्टेट बनाते हैं। यहाँ भी बनाएंगे क्योंकि सॉल्युबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये सॉल्युबल है, इसका तुम डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करोगे, इस सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में तुम मिलाओगे सोडियम नाइट्रोपोसाइड। क्या फॉर्मूला इसका, Na2FeCN5NO। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोपोसाइड। ठीक है, मीडियम को एल्कली रखना होगा, मीडियम शुड बी एल्कली। फिर कहोगे एल्कली रखने के लिए क्या उसमें एल्कली डालना पड़ेगा क्या, NaOH KOH डालना पड़ेगा? नहीं, डालने की जरूरत नहीं है। बस तुमने पानी में जो सोल्यूशन बनाया है ना, वो एल्कली ही है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट पानी में जब भी जाएगा तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज सोल्यूशन बेसिड हो जाएगा। मैं तुमको NaOH डालने की जरूरत नहीं है, बस को हल्का सा गर्म कर दो, अपने आप एल्कली हो जाएगा वो। होगा क्या, देखो सामने, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग है, बोलो। और आज को हमने तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया था तो ये हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेचर होता है वो रिएक्शन के दौरान अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को अभी चेंज नहीं करता। मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मतलब रिएक्शन के दौरान ये 6 ही रहेगा, 6 से बदलना नहीं चाहेगा, इसका नेचर है। तो होगा क्या, बताइए, सल्फाइड फ्री है ना, ये सल्फाइड ये क्या करेगा, इसके साथ मिलकर के एक नया लिगेंड बना देगा, सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड, इसका ये बन जाएगा NOS। ये सल्फाइड इस NO के साथ मिलकर के एक नया लिगेंड बनाएगा NOS, M बाइडेंटेड लिगेंड है ये, M बाइडेंटेड लिगेंड बनाएगा, और फिर ये लिगेंड जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और कंपाउंड बन जाएगा Na4FeCN5NOS। और इसका कलर हो जाएगा वायलेट पर्पल, वायलेट पर्पल कलर। मतलब ये सल्फाइड, फ्री सल्फाइड इस NO नाइट्रोस ऑक्साइड के साथ मिलके एक लिगेंड बनाएगा उस NOS, और ये लिगेंड जाके इस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, सोडियम थायो नाइट्रोपोसाइड। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था सोडियम नाइट्रोपोसाइड, अब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम थायो नाइट्रोपोसाइड। देखो कोऑर्डिनेशन अभी भी 6 है, पहले भी 6 था, अब भी 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज हमने नहीं किया है। फिर कहोगे कलर क्यों आ गया, जब अब लिगेंड बदल गया ना, लिगेंड बदलेगा तो कलर तो बदलना ही है, तो कलर हमको यहाँ मिलेगा वायलेट पर्पल कलर। और ये टेस्ट किसके लिए, सल्फाइड के लिए, एज अ सल्फाइड जो पानी में सॉल्युबल। दिस इज द सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। यहाँ सोडियम 2 से 4 क्यों हो गया, जब आप ये S-2 जब जाएगा तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव और नहीं आएगा। ये यहाँ सल्फाइड पर 2 नेगेटिव होता है ना, 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव और चाहिए ना, तो सोडियम आके साथ जुड़ गया, 4 हो गया सोडियम। नोट कर लिया, तो ये हो गया तुम्हारा सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ, थायोसल्फेट, हाइपो सल्फाइड के बाद थायोसल्फेट। थायोसल्फेट थायो
सल्फेट, हाँ H2O3 -2, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। H2O3 -2 इसको कहेंगे थायोसल्फेट। ये भी एनायन है, एक तरह का रेडिकल है। इसकी हमको टेस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले इसकी सॉल्बिलिटी देखेंगे, कैसी सॉल्बिलिटी। देखो सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी देखो, मोस्ट ऑफ द थायोसल्फेट सॉल्युबल, मोस्ट ऑफ द थायोसल्फेट सॉल्युबल इन वाटर। Most of the thiosulfate soluble in water, but except thiosulfate of silver, lead and barium insoluble, इनसॉल्युबल। सारे थायोसल्फेट पानी में सॉल्युबल है, केवल यही 3 सॉल्युबल नहीं है। कौन कौन? सिल्वर, लेड, बेरियम। थायोसल्फेट ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? एक्शन ऑफ हीट, मान लो सॉल्ट हीट करेंगे तो क्या होगा? मान लो हमने सॉल्ट लिया सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3.5H2, इसको बोलते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2, इसको क्या बोलते हैं? हाइपो। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट, देखो किसी भी केमिकल का जो नाम देते हैं, हाइपो, टिंकल, है ना, ये सब जो नाम दिया जाता है, तो आखिर ये नाम क्यों देते हैं? हर केमिकल का तो नाम नहीं दिया जाता, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड का ही नाम दिया जाता है। वो थिनार्ड ब्लू, रिंगमैन ग्रीन, हाइपो, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जिस केमिकल का व्यापार में, बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसका ट्रेड नेम दिया जाता है, ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम। तो इसका व्यापारिक नाम क्या है? हाइपो। मतलब इस केमिकल का यूज ज्यादा है। तो क्वेश्चन कहाँ यूज है? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। ये हम आयोडीन का टाइट्रेशन, तो ये तुम्हारा तो केमिस्ट्री में यूज हो गया ना। हम बिजनेस में, व्यापार में क्या यूज है इसका? ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम। इसका यूज है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में एक्सरे की जो धुलाई होती है, फिल्म, एक्सरे की जो फिल्म होती है, उसके बाद उसको जो धुलाई की जाती है, पहले तो जो कैमरे में जो रील लगती थी ना, तो रील जो जब खिंचारे कैमरे से निकलने के बाद धुलाई के लिए जाती थी। आजकल तो डिजिटल हो गया, सब काम तो इलेक्ट्रॉनिक से हो रहा है, लेकिन अभी भी एक्सरे जो फिल्म बनती है वो तो धुलाती है कि नहीं? तो किससे धुलाया जाता है एक्सरे की फिल्म? हाइपो से। मतलब अभी भी इसका यूज हो रहा है, लेकिन इसका मेनली यूज है फोटोग्राफी में। क्या यूज है फोटोग्राफी में? देखा जाएगा। पहले इसको हीट करके देखते हैं होगा क्या। हाँ देखो सामने, जब भी इसको हीट करोगे, सबसे पहले इसके क्रिस्टल की लाठी में जो पानी बैठा है वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आएगा। अच्छा, उसके बाद ये बताइए बना कैसे था? ये बना कैसे था? जब सल्फाइड सल्फर एब्जॉर्ब किया था, ये सल्फाइड सल्फर एब्जॉर्ब किया था। देखो याद करो, सोडियम सल्फाइड जब सल्फर को एब्जॉर्ब किया था तो बना था Na2H2O3 बना था। बोलो, तो जब उसको हीट करोगे तो जो सल्फर एब्जॉर्ब किया वो बाहर आ जाएगा। सरफेस पर होता है ना, जब सरफेस के बाद डिसऑर्प्शन, एडसॉर्प्शन, डिसऑर्प्शन। तो डिसऑर्प्शन कब होगा? जब हीट कर दोगे। कोई भी चीज मालिक्यूल एब्जॉर्ब हो, उसको हीट करोगे तो डिसऑर्प्शन हो जाएगा। मतलब सल्फर जो एब्जॉर्ब किया था वो बाहर आ जाएगा, और साथ में क्रिस्टल से पानी भी बाहर आएगा। क्या बनेगा? देखो सामने 5H2O बाहर आ गया, प्लस सल्फर भी बाहर आ गया। अब बताओ बचा क्या पीछे? यही बचा।
ठीक। अच्छा, हीटिंग तुम जारी रखो, हीटिंग जारी रखो। अब क्या होगा? हाँ हाँ, उसके बाद फिर ये टूट करके सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, मतलब डिस प्रोपोर्शनेट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तुमको ये मिलेगा और ये मिलेगा। ये हीट कि हाइपो को हीट करेंगे तो क्या होगा? तुमको सल्फर की येलो आइटोरिटी मिलेगी और साथ में सोडियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम सल्फाइड मिलेगा। ये एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइपो। अच्छा, इसी में हम डाइल्यूट HCl डाल दें तो क्या होगा? यदि क्लास को ध्यान से सुन रहे हो तो तुमको अंदर से आवाज आएगी। अब क्या होने वाला है? Na2, चलो बस पहले पता तुमने मीडियम एसिडिक किया है ना, तो बताओ सल्फाइड सल्फर ऑब्जॉर्व करता है एल्कली मीडियम में, सल्फाइड सल्फर को एब्जॉर्व करता है एल्कली मीडियम में। तुमने मीडियम क्या रखा है? तो जो सल्फर एब्जॉर्व किया तो बाहर आएगा। एसिडिक मीडियम में जो सल्फर एब्जॉर्व किया तो बाहर आएगा, मतलब तुमको सल्फर फ्री मिल गया, साथ में सोडियम सल्फाइड मिल गया। बोलो, ये सल्फर फ्री की पहचान येलो वाइट टर्बिडिटी। अच्छा, अब ये जो सल्फाइड बन गया इसका क्या हल होगा? एसिडिक मीडियम में क्या ये सुरक्षित है? क्या HCl सल्फाइड को छोड़ेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को, मतलब इसमें से SO2 गैस इवॉल्व होगी। मतलब तुमको दो ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ, एक सल्फर की येलो वाइट टर्बिडिटी अलॉन्ग विद SO2 गैस। नोट करो। हाँ, डायल्यूट तो डालना ही है। नोट करो, देखो in solution of sodium thiosulfate when we add dilute HCl, in solution of sodium thiosulfate when we add dilute HCl, when we add dilute HCl on heating give yellow white turbidity